नमस्कार जुले और सलाम दोस्तों। पिछले कई दिनों से मैं एक सफ़र पे हूँ, एक यात्रा पे, जिसे मैं कहता हूँ धन्यवाद यात्रा। मैं आप सभी के लिए लद्दाख के ग्लेशियर्स का, फूल पौधों का, कीड़े मकोड़ों का, पशु पक्षियों का और लोगों का शुभकामनाएं और धन्यवाद लेके आए। और मैं अलग अलग शहरों में गया, राज्यों में गया, धन्यवाद कहने के लिए उन लोगों को जिन्होंने हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाई और प्रकृति के लिए आवाज़ दी। वो चाहे फिर लद्दाख के ग्लेशियर्स के बारे में हो या फिर अपने राज्य के प्रकृति के बारे में। और ये यात्रा ज़्यादातर मैंने रेल से की, और इस रेल यात्रा में कैसे कैसे दिलचस्प घटनाएं घटी ये मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। मैं मिला बड़े शहरों के लोगों से और जंगलों में जनजातीय संस्कृतियों से, और ये सड़क का सफ़र मैं आप लोगों के साथ शेयर करते हुए बहुत खुशी महसूस करता हूँ। आइए देखते हैं मेरा ये सफ़र। हेलो दोस्तों, मैं एक ट्रेन लवर हूँ, मगर बदकिस्मती से रेलगाड़ियाँ हमारे भारत में उतने अच्छे नहीं हैं जितना कि दुनिया भर में होती हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलके इंडियन रेलवेज को बहुत अच्छा बनाएंगे। अब देखिए ना, ये रेलगाड़ी जो मैंने ली है ये दिल्ली से नागपुर की थी, और ये लेट है। 10 मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं, पूरे 11 घंटे। सुबह 5 बजे पहुंचनी थी, अभी 4 बजे शाम को हम पहुंचने जा रहे हैं नागपुर। कारण पूछने पर अफसरों ने बताया कि 2 कारण हैं। एक तो है फॉग यानी कि कोहरा। मुझे समझ नहीं आता है कि एआई के ज़माने में जब कारें ऑटोनमस ड्राइविंग करते हैं बिना ड्राइवर के, जब एरोप्लेन्स बिना पायलट के ऑटो लैंडिंग करते हैं, ट्रेनों को विजुअल साइटिंग कहते हैं कि जो ट्रेन के पायलट हैं उन्हें सिग्नल कोहरे में दिखता नहीं है। कभी कभी तो उन्हें ट्रेन रोक के पैदल जाके सिग्नल देख के आना पड़ता है। ऐसा हजम नहीं होता है ऐसे देश में जहां इतने टेक्निकल एक्सपर्टीज है। तो आप टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्नोक्रेट से मैं गुजारिश करता हूं कि सोल्यूशन दें कोहरे का और इंडियन रेलवेज को सुपर फास्ट बनाएं। दूसरा जो कारण है, वंदे भारत के वजह से ये ट्रेन रोकी गई, क्योंकि वंदे भारत को जल्दी पहुंचना है। तो ये क्या मतलब हुआ? अहमद की टोपी मोहम्मद के सर। वंदे भारत को एफिशिएंट करने के लिए दुरंतो को लेट करा दिया गया। लद्दाखी में कहते हैं मछली को मार के कुत्ते की जान बचाना। तो भारतीय रेलवे तब एफिशिएंट मानी जाएंगी जब सारे ट्रेनें टाइम पर हो। तो आइए हम सब मिलकर इंडियन रेलवेज को एक सुपर एफिशिएंट, सुपर क्लीन, न पोल्यूशन न एमिशन, ये तो सबसे बेहतरीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इसे ऐसा ही रखते हैं और शान बढ़ाते हैं भारत की। जुले और जय हिंद। साथियों, मैंने पिछले अपडेट में बताया था कि मैं नागपुर आया 2 दिन के लिए, वो भी ट्रेन से, और फिर यहाँ आकर सुबह सवेरे मैं मिला नागपुर के पर्यावरण प्रेमियों से, ग्रीन नागपुर, जिन्होंने कि लद्दाख के संरक्षण के संघर्ष में भी बहुत योगदान दिया। अब वो अपने यहाँ के वृक्षों को, ट्रीज को बचाने में लगे हुए हैं। पेड़ों को वही दर्जा दें जो लोगों को है। ये भी एक मौत है, तो ये मर्डर है। ये उस पे कितना केस चलता है वैसा ही अगर चले तो बचेंगे, क्योंकि है मौत। मौत क्यों है? हमारी सांस ही चली जाए तो आपको अगर इंसानों से ही लगाव है तो वो भी मरेंगे, मगर अगर बड़े तौर पे देखें तो इंसानों की तरह ये भी जीव हैं। तो इस तरह का कुछ लोगों में ही समझ जागे तब सरकारें बदलेंगे अपना बर्ताव, क्योंकि सरकारें लोगों को खुश करने के लिए कर रहे हैं। अब जो नाखुश हैं वो तो मुट्ठी भर हैं, जो खुश हैं वो तो शहर भर हैं। तो ये उल्टा होना होगा कि जो खुश हैं मुट्ठी भर रह जाएं तो फिर वो नाखुश लोगों को खुश करेंगे। तो उनके साथ मैं मिला। बहुत सारे युवक यहाँ पर कचरा
उठाने में, कोई पेड़ों को बचाने में लगे हैं और बहुत प्रभावित हुआ उनसे। और उसके बाद मैं मिलने गया नितिन गडकरी जी से, जिनके की लद्दाख में बहुत प्रशंसक हैं, जिनमें मैं खुद भी हूं। उनसे हमने बातचीत की कि कैसे लद्दाख में रेलवे को लाने के आउट ऑफ द बॉक्स तरीके सोचने होंगे, जिस पर कि इतना खर्च भी नहीं आए और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे। इसको मैं किसी और अपडेट में आपको विस्तार में बताऊंगा। फिलहाल मैं जा रहा हूं एक और सभा में, जहां पर रोटरी के लगभग 1500 सदस्य जुड़े हुए हैं और उनके साथ कुछ सुख दुख बांटूंगा लद्दाख के और भारत के पर्यावरण के और संस्कृति के संरक्षण के बारे में। अगले अपडेट में फिर मिलेंगे। जुलाई। मैं बहुत बार देखता हूँ, लोग कहते हैं हम तो प्रकृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सरकार ऐसे कोयले के पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, ऐसे डैम्स लगा रहे हैं जिससे कि जंगल डूब रहे हैं, सरकार इतने बड़े कंक्रीट के इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है। मैं ये पूछता हूँ कि सरकार क्या अपने लिए कर रहे हैं? नहीं, हमें समझना होगा कि सरकार नहीं है, जनता है मालिक। सरकार तो वो अलादीन का जिन है जो कहता है क्या हुक्म है मेरे आका। हाँ और फिर आप कहते हैं मुझे तो 20 जोड़े जूते चाहिए, 40 जोड़े साड़ियां चाहिए, कार छोटी है बड़ी चाहिए, मकान 2 ही हैं तीसरा चाहिए। ये जो कार है ये तो टीन का डब्बा है, मुझे तो वो वाली चाहिए। फिर कहते हैं हेलीकॉप्टर चाहिए, तो वो तो कहते हैं जो हुक्म है मेरे आका। और वो लग जाते हैं पावर प्लांट लगाने में, फैक्ट्रीज लगाने में, हर एक चीज को आपके लिए बनाने में। तो बदलाव कहाँ आने की जरूरत है? जिन में, अलादीन के जीनी में आने की जरूरत है, अलादीन में आने की जरूरत है ना। अगर वो अलादीन कहे जीन से साफ हवा चाहिए मेरे जीन, तो वो क्या कहेगा जीन? जो हुक्म है मेरे आका, और वो हवा साफ करने में लग जाएगा। अगर आप कहें मुझे नहीं चाहिए जूते, मुझे 2 जोड़े काफी हैं, मगर मेरे बच्चों के लिए सांस तुम बना दो, मेरे बच्चों के लिए पानी तुम साफ बना दो, वो तो कहेगा जो हुक्म है मेरे आका। मैं यहाँ अभी हूँ सेवाग्राम आश्रम में, आनंद निकेतन विद्यालय में, जहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा गया नई तालीम शिक्षा पद्धति पर अमल होता है। और ये बच्चे अभी बगीचे में सब्जी उगाकर अभी उसकी फसल ले रहे हैं और ये अपने विद्यालय में रसोई में ले जाएंगे और कुछ बेचेंगे भी। हाँ। कहाँ बेचेंगे? भाई लोगों को, बड़े भैया को वगैरह, बच्चे लोग हम भी लेकर जाएंगे, अपने घर भी लेके जाएंगे। तो इससे आप उगाना सीखते हैं और बेचना सीखते हैं और गणित और विज्ञान भी सीखते हैं शायद, है ना। और यहाँ बच्चे कटाई कर रहे हैं कपास का। देखिए कितना अच्छा हुनर सीख रहे हैं इससे। उनके उंगलियों के मसल्स, उनकी आंखों और उंगलियों का समन्वय, ये सब डेवलप होता है और एक हुनर जिससे कि हम अपने कपड़े बनाते हैं वो सीखते हो, है ना। और इस तरफ बुनाई सीख रहे हैं। और ये मेरा दोस्त है कि नहीं? हाँ? कच्चा वाला दोस्त। ये बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल। काश यही सब विद्यालयों में किया जाए कि कक्षा में बोर हो के इक्वेशन सॉल्व करें और जमीन पे कुछ ना आए। आप लोग बहुत 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 सौभाग्यशाली हो। सबको बोल रहा हूँ झूले झूले। हाय, नमस्कार दोस्तों। लगता है अब की बार रेल देवताएं मेरे साथ बहुत नाराज चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था दिल्ली से नागपुर आते हुए मेरी गाड़ी 11 घंटे लेट पहुंची और अब नागपुर के बाद मैं वर्धा नगरी में आया हूं और इस सुंदर से नगरी से जा रहा हूं नंदुरबार इलाके में, महाराष्ट्र के। वहां पर एक बहुत बड़ा जनजातीय महोत्सव हो रहा है, मगर जा सकूं तब ना जाऊं। मेरी रेलगाड़ी इस बार आपको पता है कितनी देर से चल रही है? फिर 7 घंटे लेट है मेरी ट्रेन और मैं यहाँ ठंड में इंतजार कर रहा हूँ।
तो मैं हालांकि एक ट्रेन लवर हूँ, इंडियन रेलवेज का बड़ा फैन हूँ, मगर मैं सोचता हूँ कि सही को सही, गलत को गलत कहना चाहिए। आखिर इतने क्यों देर होते हैं हमारी रेलगाड़ियां कोहरे के कारण? क्या दुनिया के सारे देशों की रेलगाड़ियां इतनी देर से चलती हैं? मैंने सोचा चैट जीपीटी से पूछूं। और जापान और यूरोप के तो खैर विकसित देश हैं, पड़ोस के हमारे विकासशील देश के बारे में पूछूं। तो आइए देखते हैं क्या कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाय, तो सर्दियों में कोहरे के कारण रेलगाड़ियां देर से चलती हैं, ऐसा भारत में तो होता ही है, क्या चीन में भी होता है? और होता है तो कितने देर से चलती हैं? जी, कोहरे के कारण सर्दियों में भारत में ट्रेनें काफी देर से चलती हैं। चीन में भी ऐसा होता है, लेकिन देरी औसतन कम होती है। भारत में ट्रेनें कोहरे के समय आमतौर पर 1 से 4 घंटे तक लेट हो सकती है, जबकि चीन से यह देरी कुछ मिनट से लेकर 1 घंटे तक ही सीमित रहती है। इसका कारण है कि चीन का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक अधिक उन्नत है, जिससे वे मौसम की चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटते हैं। वहीं भारत में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है, इसीलिए देरी अधिक होती है। तो सुधार की आवश्यकता है, और इतने टेक्निकल एक्सपर्टीज है हमारे देश में, इतने युवा हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। तो आइए मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूं कि आकर उपाय दें इंडियन रेलवेज को बेहतर बनाने की, दुनिया की बेहतरीन बनाने के लिए। बहरहाल बताते चलूं कि मैं क्यों जा रहा हूं नंदुरबार इलाके में। वहां पर बहुत बड़ा एक जनजातीय महोत्सव हो रहा है, ट्राइबल फेस्टिवल, इंडिजिनस पीपल्स फेस्टिवल। और मैं हमेशा से मानता रहा हूं कि भारत की एक संपदा है ये जनजातीय संस्कृतियां, और इनसे सबको सीखना चाहिए, भारत ही को नहीं पूरे दुनिया को। तो 15 तारीख इस महोत्सव के बाद 16 तारीख को मैं पहुंच रहा हूं कोलकाता, जहां पर मैं मिलूंगा कलकत्ता के शहरियों से जिन्होंने हमें समर्थन किया। और स्टे ट्यून्ड, मैं जल्द आ रहा हूं कलकत्ता 16 तारीख को। जय हिंद। धुले डिस्ट्रिक्ट में अभी हम यहाँ आए हैं जनजातीय संस्कृतियों के एक समागम में, जहाँ पर हमारे साथ अलग अलग जातियों के लोग हैं, रंग बिरंगे लोग हैं। यहाँ आदिवासी सांस्कृतिक एकता सम्मेलन हो रहा है और लाखों लोग यहाँ आ चुके हैं, और इसमें हमें बहुत से सभ्यताओं के लोगों से मिलने का अवसर मिला। और यहाँ पर आप थीम देख रहे हैं जिसमें कि पृथ्वी के 2 विकल्प दिखाए जा रहे हैं। एक जो अभी तक औद्योगिक विकास हुआ जिसमें कि विनाश की तरफ धरती चलती जा रही है, और दूसरी तरफ जो आदिवासियों का पृथ्वी के साथ मैत्रीपूर्ण जीवन शैली है, उससे पृथ्वी और बच सके, ऐसा उम्मीद हम कर सकते हैं। धरती माँ बीमार है, आज धरती माँ बहुत बीमार है, किसी रोग का संक्रमण हुआ है जिसके कारण उसके अलग अलग हिस्सों में अलग अलग दुख और दर्द हो रहा है। उसका तापमान बढ़ता जा रहा है, बुखार हुआ है धरती माँ को। ऐसा मैं बच्चों को बताता हूँ, और शायद समझने के लिए ये सभी के लिए आसान हो कि आज धरती माँ बहुत बीमार है, बहुत ऊंचा बुखार है उसे। और इस गर्मी, इस बुखार के चलते उसके जो माथे पर लद्दाख और हिमालय के बर्फ हैं, वो पसीने की तरह पिघल रहे हैं। बुखार में है माँ, तापमान बढ़ता जा रहा है। आप लोगों ने जिस तरह से लद्दाख का जो आंदोलन था संरक्षण का, 6वें शेड्यूल का, उसका अलग अलग प्रांतों से, राज्यों से, मैदानों से, पहाड़ों से, जंगलों से जो समर्थन किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जहां भी आवश्यक हो हमें एकजुट होकर आवाज उठाने होगी, उसी का नाम लोकतंत्र है। तो हेलो दोस्तों, पहचाना मुझे? मैं हूं आपका दोस्त। कुछ इस तरह से चलता हूं मैं जब रेलगाड़ियों में चलता हूं, क्योंकि आजकल बहुत वायरसेस चल रहे हैं, तो ये बेहतर है उन्हें से सुरक्षित रखने के लिए, और दूसरा सेल्फी वालों से भी सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि मेरी बहुत सी गाड़ियां छूट जाती हैं इसके वजह से। तो पिछले कुछ अपडेट्स में मैंने कहा था किस तरह से भारतीय रेल में 10 घंटे 11 घंटे डिलेज हुए मेरे, और आज मैंने सोचा आपको ये भी बताऊं कि आज की ये ट्रेन जिससे मैं आया वो गुजरात में व्यारा से बम्बई के लिए थी, और इसे पहुंचना था 5:15 बजे, और ये पहुंची 5:15 पर। तो जी हाँ,
भारतीय रेल इस तरह से भी चलती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोगों का विश्वास दोबारा जागे इस रेलवेज़ में, और हम सब इस्तेमाल करें इंडियन रेलवेज़ को और बेहतर करें। मैं चाहूँगा कि सारे IITs BITs ऐसे सारे इंस्टीट्यूट्स अपने यहाँ कंपटीशन रखें कि कैसे फॉग से निपटें और किफ़ायती तरीक़ों से निपटे, ताकि हमारे रेल दसियों घंटे नहीं मिनटों की देरी से चले, कोहरे में भी। बस आज इतना ही। नमस्कार जुले और जय हिंद, जय भारतीय रेल। और अब मैं पहुंचा हूं मुंबई एयरपोर्ट कोलकाता के लिए। गुड बाय मुंबई, हेलो कोलकाता। तो मैं अभी एक धन्यवाद यात्रा पे हूं। मैं आप सभी के लिए लद्दाख के ग्लेशियर्स का, फूल पौधों का, कीड़े मकोड़ों का, पशु पक्षियों का और लोगों का शुभकामनाएं और धन्यवाद लेके आए। धन्यवाद क्यों लेके आया हूं? क्योंकि लद्दाख के लोगों ने जब उठकर संघर्ष किया कि लद्दाख में लोगों को अपने नियम खुद बनाने के, ताकि वो अपनी संस्कृति, अपने पर्यावरण, अपने जमीन, अपने ग्लेशियर सबकी सुरक्षा और संरक्षण कर पाए, तो उस समय सिर्फ लद्दाख के लोगों का नहीं, वो तो हजारों, दसियों हजारों के संख्या में बाहर आए। जबकि वहां की आबादी ही सिर्फ 3 लाख है, तो 1/3 आबादी बाहर पैदल आ गए। साथ ही साथ पूरे भारत से, पूरे हिमालय से, पड़ोसी राज्यों से, बंगाल से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, लगभग हर राज्य से लोगों ने लद्दाख के लोगों की जायज पुकारों का समर्थन किया। इसके लिए हम बहुत देर से सोच रहे थे कि हमें जाके अलग अलग राज्यों में, शहरों में आप सभी लोगों का, जिन्होंने भारतवर्ष से और दुनिया के बहुत जगहों से लद्दाख के लिए दुआएं की, प्रार्थनाएं की, उन सब का हम धन्यवाद करें। तो मैं अभी एक धन्यवाद यात्रा पे हूँ। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं वापस आ रहा हूँ ओमान देश से, जिसकी राजधानी मस्कट है, और यहाँ भारतीय मूल के बहुत से प्रोफेशनल्स काम करते हैं। और इस बार मैं यहाँ गया था भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संघ के महासभा में, जहाँ मैंने उनके साथ पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज के बारे में अपने विचार बांटे। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर भारतीय एम्बेसडर, राजदूत जो हैं ओमान में, उनसे भी मिला। और साथ ही साथ ओमान में बसने वाले भारतीयों के विद्यालय हैं, जिन्हें इंडियन स्कूल कहे जाते हैं, वहाँ भी मुझे बुलाया गया। और मैंने देखा कि ये विद्यालय बहुत ही अच्छे स्तर के हैं। यहाँ पर किताबों के अलावा डांस, आर्ट, म्यूज़िक, बल्कि यहाँ पर स्वागत स्कूल के बैंड ने किया। और फिर उसके बाद बच्चों को जीवन के बारे में भी मार्गदर्शन करने का मौका मिला। मस्कट में सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए मुझे 2 अजूबे मिले अचानक। एक तो यहाँ पर एक पुराना शिव मंदिर है, जो भारतीय मूल के लोगों ने बनाए, आज नहीं 150 साल पहले, जब भारतीय लोग यहाँ रहते थे। और यहाँ शिव मंदिर का दर्शन और पुजारियों से मिलने का भी मौका मिला और बहुत खुशी हुई। और वैसे ही खुशी हुई जब मैंने देखा ओमान की सड़कों पर टाटा के ट्रक्स और बसें खड़ी थी। ये देखकर बहुत ही खुशी हुई। इसके बाद वापस आते हुए मैं ओमान के सबसे बड़े मस्जिद, जिसे ग्रैंड मॉस्क या जामिया मस्जिद कहते हैं, उसका भी दर्शन करने को मौका मिला। मस्कट शहर की सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ का आर्किटेक्चर लगा। यहाँ के सुल्तान ने इस शहर को विकसित किया है बहुत ही अलग अंदाज में। यहाँ पर ऊंचे गगनचुंबी स्काई स्क्रेपर्स नहीं, बल्कि लो राइज बिल्डिंग्स, परंपरागत
तरीके से बनाए गए हैं जो कि मुझे बहुत खूबसूरत और अच्छे लगते हैं। चलिए अब थोड़ी ही देर में हमारा विमान दिल्ली में उतरने वाला है और उसके बाद मैं दौड़ूंगा रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि मुझे पकड़नी है एक ट्रेन प्रयागराज के लिए, जहां महाकुंभ में भाग लेने के लिए मैं जा रहा हूं। जूले, नमस्कार।